स्टूडेंट्स, आज हमारा सेकेंड लेक्चर है सॉलिड स्टेट का। आज जो हम टॉपिक करने लगे हैं वो है स्पेस लैटिस। क्या होता है यूनिट सेल, क्या होता है, उसके कितनी टाइप्स हैं। पहले तो स्पेस लैटिस क्या है। जैसे मैंने आपको बताया था 4 टाइप के सॉलिड हैं, उनमें अलग अलग टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं। वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनका अरेंजमेंट कैसे हो सकता है, वो अलग अलग तरीके हैं अरेंजमेंट होने के। जैसे एग्जांपल बताता हूँ, ये वो पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ये और ये है। अगर ये ऐसे कनेक्टेड है तो ये स्क्वायर लगेगा आपको, ठीक है। सिमिलरली कोई और पैटर्न भी हो सकता है, ये बिल्कुल ऐसे 90 डिग्री की बजाय हम किसी और एंगल पे भी हो सकते हैं, थोड़ा मुड़ा हुआ भी हो सकता है ऐसे। तो ये तो 2 डायमेंशन में है। 3 डायमेंशन में भी अरेंजमेंट होता है डिफरेंट। जैसे उसको आप इजी लैंग्वेज में ऐसे समझ सकते हो, जो आपके घर की बिल्डिंग है। आपके घर की बिल्डिंग में जो ब्रिक्स लगी हुई हैं, जो ईंटें लगी हुई हैं, वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं। और आपके घर में कितने रूम होंगे, बाथरूम होंगे, स्टोर होगा, किचन होगा, ड्राइंग रूम है, बेडरूम है, सारे, ठीक है। अब वो जो ब्रिक्स का जो अरेंजमेंट है 3 डायमेंशन में कंप्लीट बिल्डिंग, वो स्पेस लैटिस है। वैसे स्पेस लैटिस होता है, इतना बड़ा नहीं नजर आएगा। जैसे ये चौक है, जिस कैल्शियम कार्बोनेट से बना है, उसके आयन कैसे अरेंज्ड है 3 डायमेंशन में, वो इसका स्पेस लैटिस है, ठीक है। तो स्पेस लैटिस क्या होता है? 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ठीक है। किसी भी सॉलिड के कॉन्स्टेंट पार्टिकल का 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट जो होता है उसको हम स्पेस लैटिस बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपको इजी समझाया, आपके घर की बिल्डिंग है या स्कूल की बिल्डिंग है। अब उसमें यूनिट सेल क्या है? आपका घर किससे बना है? ईंटों से तो बना ही है। उसमें रूम है, सबसे छोटा 3 डायमेंशनल पार्ट, उसमें एक रूम है जिसकी लेंथ है, ब्रेड्थ है, हाइट है। तो आप कितने रूम जोड़ते जाओगे तो पूरे स्कूल की बिल्डिंग, आपके घर की बिल्डिंग तैयार हो जाएगी। तो मतलब पूरा स्पेस लैटिस तैयार हो जाएगा। तो फिर रूम क्या है? रूम यूनिट सेल है। ब्रिक्स क्या है? वो कांस्टेंट पार्टिकल है, ठीक है। तो यूनिट सेल क्या है? स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल पोर्शन ऑफ द स्पेस लैटिस, ठीक है। पूरे स्पेस लैटिस का सबसे छोटा 3 डायमेंशनल पार्ट, ठीक है। विच वन रिपीटेड अगेन एंड अगेन, जब आप उसको दोबारा रिपीट करते जाओ, गिव्स कंप्लीट स्पेस लैटिस, और उससे पूरा स्पेस लैटिस तैयार हो जाए। जैसे आपने एक रूम तैयार किया, फिर दूसरा किया, तीसरा किया, ये करते करते आपकी बिल्डिंग पूरी तैयार होगी। इस तरीके से सो कंप्लीट बिल्डिंग स्पेस लैटिस होगी, और रूम आपका यूनिट सेल हो गया। और जो ब्रिक्स जो हैं वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, ठीक है। अब ये जो यूनिट सेल हैं, ये कई टाइप के होते हैं, 7 टाइप के होते हैं बेसिकली, ठीक है। उसमें क्यूबिक है, टेट्रागोनल है, हेक्सागोनल है, ट्राइकिनिक है, रोम्बोहेड्रल है, ऑर्थोरोम्बिक है। तो 7 टाइप्स उनकी टोटल होती है। उनमें से जो आपने डिटेल में करना है वो है क्यूबिक यूनिट सेल। क्यूबिक यूनिट सेल का मतलब क्या है? ऐसे समझ लो जैसे आपका कोई रूम है, उसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट सेम है। मान लो आपका कोई कमरा है, वो 10 फुट चौड़ा, 10 फुट लंबा, 10 फुट ही उसका ऊंचाई है, तो वो क्यूब हो गया। ऐसा यूनिट सेल जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट सेम हो, और तीनों में 90 डिग्री का एंगल हो। आपकी दीवारें सीधी होती है रूम की, तो उनमें 90 डिग्री का एंगल है। तो क्यूबिक यूनिट सेल हमने जो पढ़ना है वो कौन सा है? जिसमें लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट सेम होंगी, और जिनमें जो एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे, मतलब तीनों 90 डिग्री के होंगे। तो ये होता है यूनिट सेल, और मतलब टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। उसमें हमने जो करना वो करना है क्यूबिक, ठीक है जी। अब जो क्यूबिक यूनिट सेल जो है, अब उसकी डायग्राम पढ़ते हैं हम, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। यूनिट सेल बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव का क्या मतलब है? प्रिमिटिव होते हैं वो यूनिट सेल जिनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे पड़े होंगे, सिर्फ कॉर्नर्स पे पड़े और कहीं ना हो, उस यूनिट सेल को बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। और जिस यूनिट सेल में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर के बगैर और कहीं भी होंगे, कॉर्नर पे तो होंगे ही, अपार्ट फ्रॉम द कॉर्नर कहीं और भी होंगे, दैट इज कॉल्ड नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब ये जो प्रिमिटिव यूनिट सेल है, उसमें सबसे
मतलब कॉमन जो हमने करना वो है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इस सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं 3 डायमेंशन में, वो देखते हैं। देखिए आपने ऐसे एक क्यूब ड्रा कर लेना, एक सेंटर के करीब, एग्जैक्ट सेंटर करना, सेंटर के करीब करीब करना, ये ड्रा कर देना और इनको ऐसे कनेक्ट कर देना। अब इसमें कांस्टेंट पार्टिकल कहाँ, वो तो दिखाया नहीं। कांस्टेंट पार्टिकल इसमें से कॉर्नर पे होंगे ऐसे, ये कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं और सिर्फ कॉर्नर्स पे हैं, तो ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है। मतलब ऐसे पड़े होंगे, ये आपको समझाने के लिए डिस्टेंस पे दिखाए हैं, एक्चुअली इतने डिस्टेंस पे नहीं होंगे, ये एक दूसरे के साथ ऐसे टच कर रहे होंगे। जैसे ये मैंने 4 कॉर्नर्स वाले दिखा दिए, जैसे ये बनाया है ना, तो ये 4 कॉर्नर वाले ऐसे एक्चुअली टच कर रहे होंगे, इतने बड़े होंगे। बट उसको सिंपलीफाई करने के लिए आपको ऐसे बताया, जैसे 4 आगे हैं, 4 पीछे हो गए, 8 हो गए, तो 8 कॉर्नर है, हर एक कॉर्नर पे एक एक कांस्टेंट पार्टिकल है। कांस्टेंट पार्टिकल कल भी समझाया था, अगर तो वो आयनिक सॉलिड है तो कांस्टेंट पार्टिकल का मतलब यहाँ आयन पड़े होंगे, अगर वो कोवलेंट सॉलिड है तो यहाँ पे एटम पड़े होंगे, अगर वो मॉलिक्यूलर सॉलिड है तो हर एक जगह पे एक एक मॉलिक्यूल पड़ा होगा, अगर मेटालिक सॉलिड है तो मेटल आयन या कर्नल्स पड़े होंगे। तो ये है, तो यूनिट सेल ऐसे नजर आएगा आपको, बुक में डायग्राम देख सकते हो, तो ऐसे एक दूसरे को एक्चुअली टच कर रहे होते हैं। जैसे ये रूम है, तो वो जो कॉर्नर समझ लो, उसमें इतना बड़ा स्फीयर पड़ा होगा और एक स्फीयर नीचे ऐसे और एक स्फीयर इधर, और ये 4 के 4 स्फीयर एक दूसरे को टच कर रहे होंगे, ऐसे दूसरे 4 कॉर्नर जो अपोजिट हो उधर भी होंगे, और सभी एक दूसरे को टच कर रहे होंगे। जैसे मैं स्फीयर को बोल रहा हूँ क्योंकि कांस्टेंट पार्टिकल्स को हम स्फीयर मान के चलते हैं, एटम स्फेरिकल होता है, ऐसे ज्यूम करके चलते हैं, तो कांस्टेंट पार्टिकल को स्फीयर मान के चलते हैं। जहां मैं स्फीयर ड्रा करूंगा उसका मतलब वो कांस्टेंट पार्टिकल है, तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है। तो ये जो डायग्राम है, दिस इज सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अब इसके साथ मैं आपको इसकी कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करनी बता रहा हूं, बुक में हटके दी होगी, आपने नोट ऐसे बनाने जैसे मैं बता रहा हूं, इसके साथ साथ आप नोट करते जाएंगे जब देखेंगे इसको। देखिए अब आप गौर से सोचिए, अगर उस कॉर्नर में कोई बड़ा सा स्फीयर पड़ा, कांस्टेंट पार्टिकल पड़ा है, तो वो कितने रूम में शेयर होगा, आप सोचिए जरा। चाहे इस कॉर्नर में ले लो, जैसे ये कांस्टेंट पार्टिकल इस कॉर्नर में पड़ा है, तो ये कितने यूनिट सेल में शेयर होगा। रूम का मतलब यूनिट सेल बताया आपको इजी लैंग्वेज में, तो कितने रूम में शेयर होगा। अगर आप गौर से देखो, अगर मैं सर्कल ड्रा करूं, सर्कल बीच में लाइन हो, तो वो 4 रूम में सर्कल शेयर हो जाता है, पर अगर स्फीयर होगा तो वो 8 रूम में शेयर होगा। वो कैसे, मान लो ये कॉर्नर है, इधर स्फीयर पड़ा हुआ है, स्फीयर का आधा हिस्सा नीचे होगा, आधा हिस्सा ऊपर को होगा, जो आधा हिस्सा नीचे होगा वो नीचे के 4 रूम में फैल जाएगा, और ऊपर वाला आधा हिस्सा ऊपर के 4 रूम्स में फैला हुआ होगा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर कांस्टेंट पार्टिकल कॉर्नर पे है तो वो 8 यूनिट सेल में शेयर हो रहा होगा। तो ये जो कॉर्नर वाला है, जैसे डायग्राम देखो, आपको उसका सिर्फ 1/4 हिस्सा नजर आ रहा है, ये इधर दूसरे यूनिट सेल में आ जाएगा, ये तीसरे में आ जाएगा, 4th में आ जाएगा, ये तो 2 डायमेंशन में है, 3 डायमेंशन में 8 हो जाएंगे, जैसे बताया, आधे ऊपर और आधा नीचे। तो एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो कॉर्नर वाला है वो 8 यूनिट सेल में शेयर होता है। सो कंट्रीब्यूशन बाय कॉर्नर, ईच कॉर्नर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, जो कॉर्नर पे कांस्टेंट पार्टिकल है उसकी कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल में कितनी होगी, 1/8 होगी, क्योंकि वो 8 में शेयर हो रहा है, तो एक में तो 1/8 ही आएगा ना। तो कांस्टेंट पार्टिकल्स कॉर्नर पे है कितने, 8 हैं। सो नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स एट कॉर्नर्स वो है 8। तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितनी होगी,
टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन बाय कॉर्नर कांस्टेंट पार्टिकल्स विल बी 8 into 1/1। मतलब अगर आप सभी का 1/8 पार्ट जोड़ दोगे तो टोटल में कितना बन गया? 1 बन गया। ये आपको न्यूमेरिकल आएंगे और 1 या 2 मार्क्स में आ सकता है ये, उसमें आपने ये कंट्रीब्यूशन याद रखनी है। यू हैव टू रिमेंबर दिस। तो ये था सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अब हम करने लगे नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। नॉन प्रिमिटिव मतलब जिसमें कॉर्नर के बगैर कहीं और भी होंगे। वो 3 टाइप्स के हैं फर्दर। पहला जो मैं बताने लगा हूं वो है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होगा? देखो जी, ऐसे ही हमने पहले ड्रॉ कर देना, एक क्यूब, एक और क्यूब ड्रॉ कर लेना है इसके ऊपर, और इसके कॉर्नर को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देना, और हर एक कॉर्नर पे एक कांस्टेंट पार्टिकल ड्रा कर देना। अब कॉर्नर पर तो हो गए फेस। फेस मतलब जैसे यूनिट सेल है वैसे रूम बताया। रूम के कितने फेस होते हैं? 6 होते हैं, आगे पीछे, लेफ्ट राइट और ऊपर नीचे। तो ये 6 फेस हो गए। अगर हर एक फेस के सेंटर में स्फीयर आ जाए तो वो फेस सेंटर हो जाएगा। मतलब एक इधर आ जाएगा 1, एक इस तरफ आ जाएगा। ये जो पिछला फेस है वो यहाँ बनना है, इसलिए मैं इसको डॉटेड लगा कर दिया। और ये जो वो आ रहा है वो रहेगा, और ये जो राइट फेस है एंड दिस वन इज लेफ्ट फेस। तो इस तरीके से 6 बनेंगे। आप रूम को देख सकते हो। रूम की आपके आगे वाली दीवार, आपकी पीछे वाली दीवार के बिल्कुल सेंटर में स्फीयर पड़ा हुआ है। लेफ्ट और राइट वाली में भी पड़ा हुआ है, ऊपर और नीचे वाली में भी पड़ा हुआ है। अब ये जो अरेंजमेंट है इसमें क्या होता है, ये देखिए, ये जो वो सेंटर में ड्रा कर देना, और जो कॉर्नर वाले वो ऐसे ड्रा करने हैं इसमें। अगर आप एक फेस को देखोगे, ये मैंने एक फेस बताया है, मतलब आपके सामने वाला फेस, उसके ये 4 कॉर्नर्स पे ऐसे पड़े हुए हैं, एक फेस के सेंटर में पड़ा हुआ है। इस केस में ये कॉर्नर वाले एक दूसरे को टच नहीं करेंगे फेस सेंटर में। वो किसको टच करेंगे? सेंटर वाले को टच करेंगे जो फेस के। जैसे ये दीवार है, यहाँ एक बड़ा सा स्फीयर पड़ा हुआ है, उस कॉर्नर वाला भी इसको टच करेगा, नीचे कॉर्नर वाला भी इसको टच करेगा, लेफ्ट वाला कॉर्नर वाला भी, और लेफ्ट। तो ये एक फेस आपको शो किया है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का। अब इसमें कंट्रीब्यूशन कैसे कैलकुलेट करनी है? देखिए, पहले मैंने समझाया इसमें 8 कॉर्नर तो है ही, और कंट्रीब्यूशन मैंने आपको पहले ही बता दी है। कॉर्नर पार्टिकल्स वो बता दी थी 8 होते हैं, हर एक की 1/8 है, तो टोटल कितनी होगी? 1 हो गई। अब जो फेस सेंटर है उनके जो स्फीयर है उनकी कंट्रीब्यूशन कितनी होगी? जैसे ये यहाँ बड़ा सा स्फीयर पड़ा है, तो वो कितने रूम में शेयर होगा? तो अगर वो स्फीयर है तो आधा इस रूम में होगा, आधा उस रूम में होगा। तो मतलब अगर वो यूनिट सेल है तो आधा इस यूनिट सेल में होगा, आधा पिछले वाले यूनिट सेल में होगा। तो एक यूनिट सेल में जो फेस सेंटर वाला है वो आधा होगा। सो कंट्रीब्यूशन बाय ईच फेस सेंटर्ड कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल वो कितनी हो गई? हाफ। कंट्रीब्यूशन बाय ऑल फेस सेंटर्ड कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल्स। फेस सेंटर कितने होते हैं? आपको बताया 6 होते हैं, तो 6 होते हैं, हर एक की हाफ है। तो अकेले फेस सेंटर वालों की कितनी कंट्रीब्यूशन होगी? 3। तो टोटल कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल कितने हो गए? 1 + 3 कितने हो गए? 4। तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में देयर आर टोटल 4 कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल। मतलब अगर आप कंट्रीब्यूशन के हिसाब से देखोगे तो समझ गए बात, ये टोटल है। अब जब आपको न्यूमेरिकल आएगा, ये आप ऐड कब कर सकते हो? तब कर सकते हो अगर ये सारे एक जैसे हैं। मतलब यहाँ पे भी मान लो A एटम है,
और फेस सेंटर में भी ए एटम ही हैं, तो सारे ए को जोड़ दोगे टोटल कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो अगर आपको टोटल पूछा तो आप ऐड कर सकते हो। अगर अलग अलग एटम है तो वो डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या पूछा है। अलग अलग में हम यूजली ऐड नहीं करते, जैसे कॉर्नर पे आपको बोल दे ए एटम्स बैठे हैं, फेस सेंटर में बी एटम बैठे हैं, तो इसका मतलब ए एटम कितने हो गए 1 और बी कितने हो गए 3। समझ गए, टोटल 4 ही होगा अगर वो टोटल पूछेंगे तो। अगर उन्होंने टोटल नहीं पूछा, कुछ और पूछा है, तो फिर आप उसकी यूजली रेशो निकालोगे। जैसे A1 है B3 है, तो रेशो कितनी आ गई 1:3, मतलब A1 हो गया B3 हो गया, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया AB3। तो आपको जो पूछा है आपने उस हिसाब से आंसर देना है। अगर आपको फॉर्मूला निकालने को बोला है तो आप अलग अलग एटम निकाल लो, कॉर्नर पे कितने हैं, फेस पे कितने हैं, वो आपको बताया होगा न्यूमेरिकल में। जैसे भी कॉर्नर पे हमारे पास P एटम है, फेस सेंटर पे Q एटम्स हैं, उनका फॉर्मूला बताओ। तो जैसे बताया कॉर्नर में टोटल 1 बनेगा, फेस पे टोटल 3 बनेगा, तो P1 हो गया, Q3 हो गया, तो टोटल फॉर्मूला हो गया PQ3। ऐसे करना। और अगर आपको बोलेंगे टोटल बताओ तो 1 + 3 टोटल कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, इसको ऐसे आपने सॉल्व करना है, मैं एग्जांपल में बाद में आपको बताऊंगा। सो दिस इज फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट करने हैं वो है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अगर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक होगा तो BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसको इसमें भी ऐसे ही है, अगर फेस सेंटर्ड क्यूबिक होगा तो FCC। ठीक है, FC मतलब फेस सेंटर्ड, नेक्स्ट C क्यूबिक, BC मतलब बॉडी सेंटर्ड, नेक्स्ट C क्यूबिक। तो ये कैसे ड्रॉ करते हैं, इसमें ऐसे ही जैसे हमने पहले किया है, एक क्यूब ड्रॉ करना है, उसके हर एक कॉर्नर पे आपने एक एक यूनिट सेल ड्रा कर देना। अब बॉडी सेंटर, बॉडी मतलब जैसे रूम बॉडी है एक, तो इसका सेंटर कहाँ होगा, रूम का सेंटर हवा में बनेगा जहां सारे आगे मिलते होंगे, हर एक के कॉर्नर में, सेंटर में सॉरी। तो इस रूम का सेंटर कहाँ बनेगा, लगभग यहां बनेगा, मतलब हर एक कॉर्नर से इक्वल डिस्टेंस पे, इधर से इक्वल, इधर से भी, उधर से भी, ऐसे। तो सेंटर में आएगा ना बॉडी के सेंटर में, तो बॉडी का सेंटर तो एक ही होगा। तो अब इसमें कंट्रीब्यूशन अगर हम निकालेंगे तो कंट्रीब्यूशन बाय कॉर्नर कांस्टेंट पार्टिकल्स वो आएगा 1/8 इक्वल टू 1, और कंट्रीब्यूशन बाय बॉडी सेंटर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, जो बॉडी के सेंटर में है, जो रूम के सेंटर में है, वो तो रूम में ही है ना, वो तो किसी दूसरे रूम के साथ नहीं शेयर हो रहा, तो उसकी कंट्रीब्यूशन कितनी हो जाएगी 1, वो पूरे का पूरा इसी रूम में है। और बॉडी के सेंटर कितने होते हैं, रूम का सेंटर कितना बनेगा, एक ही बनेगा, रूम का सेंटर तो एक ही होगा। नंबर ऑफ बॉडी सेंटर वो 1 होगा, तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितनी होगी, कंट्रीब्यूशन बाय बॉडी सेंटर स्फीयर या कांस्टेंट पार्टिकल्स विल बी 1:1। तो ये बॉडी का सेंटर एक है, उसकी कंट्रीब्यूशन भी कांस्टेंट पार्टिकल की एक है, टोटल कितना बन गया 1, और सारे मिला के कितने बन गए टोटल कांस्टेंट पार्टिकल, एक कॉर्नर वाला बन गया था, एक बॉडी सेंटर वाला बन गया, आपके पास आ गया टोटल 2। तो इस तरीके से BCC में टोटल 2 कांस्टेंट पार्टिकल बनते हैं। इसमें भी अगर दोनों जगह पे सेम होंगे तो आप जोड़ोगे, जैसे आपको बोले सोडियम एटम कॉर्नर पे भी है, सोडियम एटम बॉडी सेंटर पे भी है, तो आप क्या करोगे, कॉर्नर वाला कंट्रीब्यूशन निकाल लोगे ऐसे, बॉडी सेंटर वाले की वैसे, और दोनों को जोड़ दोगे तो कितने आ गए 2। पर अगर बॉडी सेंटर में अलग है, कॉर्नर पे अलग है, फिर आप जोड़ोगे नहीं, फिर आप क्या करोगे, रेशो निकालोगे। समझ गए, जैसे वर्बली एक एग्जांपल बता रहा हूं, कॉर्नर पे होते हैं सीजियम, सेंटर में होता है क्लोराइड, तो सीजियम कॉर्नर वाले कितने बन गए 1/8 × 8 1,
और सेंटर में अगर क्लोराइड है वो भी 1 into 1 कितना आ गया 1। तो अब सीजियम और क्लोराइड को जोड़ना नहीं, रेशो निकालनी, क्या आ जाएगी 1:1, मतलब सीजियम 1 क्लोराइड 1, फॉर्मूला बन गया सीजियम क्लोराइड CHCl। इस तरीके से आप इनको सॉल्व करेंगे। तो ये मैंने आपको आज नॉन प्रिमिटिव टाइप की 2 एग्जांपल्स बताई हैं। मैं इसके 1-2 न्यूमेरिकल दोबारा आपको लिख के बताने लगा हूं, एक और है वो बाद में करेंगे। बेसिकली 2 और बताऊंगा मैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। अब ये आपके पास न्यूमेरिकल मैंने ये लिखा है, ए एटम्स आर प्रेजेंट एट ऑल द कॉर्नर, सभी कॉर्नर्स पे हैं, और बी एटम्स आर प्रेजेंट एट ऑल द फेस सेंटर्स, कैलकुलेट फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। इसमें टोटल गिनती नहीं पूछी है, फॉर्मूला पूछा है। तो सोल्यूशन में कॉन्ट्रीब्यूशन बाय ए एटम्स की कितनी कॉन्ट्रीब्यूशन होएगी, जैसे बता रहा 8 कॉर्नर्स होते हैं, सभी कॉर्नर लेके कितने होते हैं 8, और एक की कॉन्ट्रीब्यूशन कितनी होती है 1/8। तो कितनी होगी कॉन्ट्रीब्यूशन बाय ए एटम्स आ गई 1। इधर कॉन्ट्रीब्यूशन की बजाय यू कैन आल्सो राइट नंबर ऑफ ए एटम्स, सेम मतलब होगा इसमें। तो ऐसे ही कॉन्ट्रीब्यूशन बाय या नंबर ऑफ, दोनों में से एक चीज लिखनी है आपने, मैंने ऑब्लिक करके लिखा है, आपने दोनों में से जहां कॉन्ट्रीब्यूशन लिखोगे या नंबर ऑफ लिखोगे। बी एटम्स, बी के कितने हैं, उन्होंने बोला वो फेस सेंटर पे, और फेस सेंटर है, तो फेस सेंटर होते हैं, एक ही हाफ होती, तो कितने आ गए 3 आ गए। तो आप इनकी रेशियो निकाल दो, जैसे मैंने पहले बताया A/B, ये आ गया 1, ये आ गया 3, तो फॉर्मूला में बन गया AB3। सो दिस इज द आंसर। ये सबसे सिंपल न्यूमेरिकल है, जो 1 या 2 मार्क्स में पूछा जाता है, फ्री के नंबर होते हैं ये, सिंपल रेशियो कैलकुलेट करके। आज मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेने लगा हूं, उसमें 3 जगह पे हम आइटम लेते हैं। सपोज करो न्यूमेरिकल नंबर 2 है, इसमें P at all the corners, Q at face center, but missing from 2 face centers। और PQR at body center। इनका फॉर्मूला बताइए क्या होगा। अब गौर से देखना जी, जैसे पहले समझाया, P जो है ऑल द कॉर्नर्स लिखा है, तो नंबर ऑफ P एटम्स कितने हो जाएंगे हमारे पास, 8 कॉर्नर और एक की 1/8 कितनी आ गई 1। अब क्यों को गौर से देखना, लिखा फेस सेंटर पे है, पर ऑल द फेस सेंटर नहीं लिखा, क्या लिखा है मिसिंग फ्रॉम 2 फेस सेंटर, 2 फेस सेंटर पे मिस है। अब फेस सेंटर होते कितने 6, अगर वो 2 पे मिस है तो मतलब कितने पे है 4 पे है, ठीक है। तो नंबर ऑफ P एटम, सॉरी P तो क्या नंबर ऑफ 4 मिस है, 6 की बजाय 4 लिखेंगे यहाँ, तो ये कितना आ गया 2। और R जो है बॉडी सेंटर पे है, R तो बॉडी सेंटर तो एक ही होता है और उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन 1 होती है, तो R कितना आ गया 1। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा P/Q/R 1/2/1। तो फॉर्मूला बन Q2R1, ये आपका आंसर है। तो आपको जो स्टेटमेंट में दिया है उसके अकॉर्डिंग आपने कैलकुलेट करके रेशियो निकाल देनी है, आपका आंसर आ जाएगा। अगर इसी में पूछा होता टोटल आइटम कितने हैं, तो टोटल जोड़ दो, टोटल 4 हो जाएगा फिर, पर इसमें पूछा नहीं, इसमें फॉर्मूला पूछा है, तो फिर आप रेशियो निकालोगे। तो ये आपकी बुक में न्यूमेरिकल्स गिवन है, जो मैंने बोला है ये आपने सारा कुछ लिखना है और अपनी बुक में से इसकी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर कंटिन्यू करेंगे।